जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल 319 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी के काल को गुप्त काल कहा जाता है और इससे एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, 50 प्लस ही हो सकता है और सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। हालांकि गुप्त वंश शुरू कर रहे हैं तो उसके संस्थापक के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो था श्रीगुप्त। ऑप्शन सी सही हो जाता है, श्रीगुप्त के द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त वंश का स्थापना की जाती है। लेकिन कभी कभी पूछ देता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक की बात कर ले तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ओके, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है, वो हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। अब बात करते हैं गुप्त किसके सामंत हुआ करते थे, यानी कि गुप्त जो थे गुप्त साम्राज्य का स्थापना करने से पहले किसके अधीन हुआ करते थे। अधीन का मतलब हालांकि भारत में कोई बड़ा सा साम्राज्य था और उस साम्राज्य के अधीन ही ये अपना सा छोटा सा साम्राज्य भी चलाते थे, उसी को सामंत कहा जाता था। ओके, तो गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। गुप्त कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। ओके, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाता है। उसके बाद नया नेक्स्ट शासक जो बनता है वो श्रीगुप्त का ही पुत्र रहता है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक बनते हैं। तो यानी गुप्त वंश का तीसरा शासक जो थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की हुई थी। अब बात करें गुप्त शासक के दौरान, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो गुप्त शासन काल के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन हुआ करता था, तो वो थे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की हुई थी। शून्य के खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है, आर्यभट्ट, जो गुप्त शासकों के समकालीन हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आर्यभट्ट किसके समकालीन हुआ करते थे, तो गुप्त साम्राज्य के समकालीन हुआ करते थे। अब बात करते हैं गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो क्या थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा जो थी वो संस्कृत हुआ करती थी। ये क्वेश्चन कई बार बिहार के एग्जामों में या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में देखने को मिला हुआ है कि गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो क्या थी, तो ये संस्कृत हुआ करती थी। अब बात करते हैं इतिहासकार BM स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है इतिहासकार BA स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो किसको पुकारा था, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो हो जाता है समुद्रगुप्त। तीसरा भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये BS स्मिथ के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग को ये तीनों कंफर्म होना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो हुणों को भारत पे आक्रमण करने से रोकने वाला जो शासक हुआ करता था वो था स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त हुआ करता था। स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश जो था उसी समय अगर देखा जाए
तो भारत में मंदिरों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। स्थापत्य कला यानी जिसके तहत मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं वो प्रारंभ हुआ। कला अपने चरम उत्कर्षों पे हुआ करते थे। ये सारा कार्य गुप्त शासकों के द्वारा किए गए थे। इसलिए गुप्त राजवंश के लिए जो प्रसिद्ध कहा जाए तो वो हो जाता है कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध थे? तो कला और स्थापत्य कला के लिए ये प्रसिद्ध हुआ करते थे। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां जो संबंधित है वो संबंधित है बुद्ध से, लेकिन बुद्ध काल से संबंधित नहीं है। बुद्ध काल बहुत पहले हुआ करता था, इसके बाद अजंता की जो कलाकृतियां बनाई गई थी वो बनाई गई थी। लेकिन ये किस काल से संबंधित है? किससे संबंधित थे? तो गुप्त काल से संबंधित थे। गुप्त काल से संबंधित थे अजंता कलाकृतियां। और अजंता कलाकृतियां जो बनाई गई थी वो बुद्ध के जीवन से संबंधित या बुद्ध से संबंधित जो जातक कथाएं हैं उन कथाओं को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया था इन अजंता कलाकृतियों में। तो ऑप्शन डी हो जाता है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। गुप्त विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि कालिदास किसके राज कवि हुआ करते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, यानी कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय भी उनको कहा जाता है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास इन्हीं के राजकवि हुआ करते थे। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो कालिदास थे वो किसके समकालीन हुआ करते थे? तो वंश दे दे तो वंश में गुप्त वंश, नहीं तो गुप्त वंश में शासकों का क्रम दे देता है तो उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन हुआ करते थे। कभी कभी पूछ देता है कि तुलसीदास किसके समकालीन हुआ करते थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन हुआ करते थे। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अब बात करें अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अजंता चित्रकारी, अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई थी वो किससे संबंधित था? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म से जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं उन्हीं का चित्र वर्णन है और बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र का भी उसमें वर्णन है। ओके, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है अजंता चित्रकला का विषय वस्तु। अब बात करते हैं उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था उत्तर गुप्त युग में। वो विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग। उत्तर गुप्त युग क्या हो जाता है? तो गुप्त काल के बाद जो काल आता है उसको उत्तर गुप्त युग कहते हैं। तो गुप्त शासक हुआ करता था जिसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और उसके बाद ही वहाँ पे बौद्ध से संबंधित शिक्षाएं दी जाने लगी, स्थापत्य कला से संबंधित शिक्षाएं दिया जाने लगी। दूर दूर से दूसरे देशों से लोग आते थे वहाँ पढ़ने के लिए, तो इसलिए ये बहुत फेमस हो गया था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बाद में बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से था? एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। भानुगुप्त एक गुप्त शासक हुआ करता था, तो एरड़ अभिलेख भानुगुप्त। अब बात करते हैं फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान जो था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत। 399 ईस्वी में फाहियान भारत आता है और भारत में 414 ईस्वी तक रहता है और भारत में शिक्षाएं ग्रहण करता है। तदुपरांत भारत से बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे किताबों ग्रंथों को इकट्ठा करता है और फिर चीन वापस चला जाता है। यानी कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लगभग 15 सालों तक भारत में रहा था। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज किसके शासनकाल में हुआ करता था? तो ये गुप्त काल के शासन को ही एक तरह से भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया था। ये क्यों कहा गया था? तो गुप्त काल में ही कला, मूर्ति कला
स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था, मंदिर बनाने की कला का निर्माण हुआ था। इसीलिए भारत को भारतीय ये गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फायान कहाँ का निवासी था? तो फायान जो था वो चीन का निवासी हुआ करता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया हुआ था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ओके, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय जो था वो किस वंश का शासक था? तो वो वाकाटक वंश का शासक हुआ करता था। वाकाटक वंश का शासक हुआ करता था। ये किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो कविराज किसको कहा गया था? तो गुप्त शासकों में एक शासक हुआ करता था जो बहुत ही वीणा बजाता था। वीणा बजाता था, वो एक संगीत प्रेमी भी हुआ करता था, बहुत सारे कविताएं लिखा करता था, इसीलिए उसको कविराज कहा गया था। कविराज किसको कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हालांकि कविराज की उपाधि मिली हुई थी और साथ ही में उसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त, एक गुप्त शासक जो था स्कंदगुप्त, उसको किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम तो हो जाता है कौहौम स्तंभ लेख। कौहौम स्तंभ लेख, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब बात करते हैं श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा कौन थे? तो मेघवर्मन। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से भारत के एक ऐसा स्थान जिसको आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, वहां पे मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। हालांकि समुद्रगुप्त ने उनको अनुमति भी दे दिया मंदिर बनवाने के लिए। जो ये मेघवर्मन हुआ करते थे, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे और ये चाहते थे कि उनके यहाँ से जो अनुयायी बोध गया भ्रमण पे जाएं तो उनके लिए रहने के लिए स्थान पर्याप्त हो। उसके लिए उन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति ली ताकि वो यहाँ पे मंदिर और रहने का जगह बनवा सके। हालांकि समुद्रगुप्त ने उनको अनुमति दे दी थी मंदिर बनवाने के लिए। कहाँ पे? तो बोध गया में, बिहार का बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म या मूर्तियां निर्माण कला का जन्म जो हुआ था वो सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल। आगे की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। शक जो बार बार गुप्त साम्राज्य पे आक्रमण कर देते थे, उन्हें हमेशा एक तरह से उन दोनों के बीच युद्ध हुआ करता था। तो फाइनली चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन कर दिया। उसके बाद उन्होंने खुद को क्या किया? तो विक्रमादित्य की उपाधि दे डाली। ओके, विक्रमादित्य की उपाधि दे डाली। अब आगे की बात करें, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो विष्णु भगवान हुआ करते थे। विष्णु जो थे वो गुप्त काल के सर्वाधिक प्रिय देवता हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो वही हो जाता है शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए जिसको रुपया कहा जाता था। ओके, चांदी के सिक्के कब जारी किए? तो शकों को पराजित करने के बाद और शकों को उन्मूलन के बाद किस उपाधि, कौन सी उपाधि धारण किए? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। अब बात करते हैं मेहरौली स्थित लौह स्तंभ की। मेहरौली जो दिल्ली में है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो हालांकि गुप्त शासकों के द्वारा ही किया गया था, तो गुप्त शासक 4वीं शताब्दी में ही हुआ करते थे। ओके, तो चतुर्थ सदी में ही मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था। फाह्यान और वेनसांग ने के राज्य को देखा था, यानी किनके राज्य को देखा था? तो दो यात्रियों का वर्णन है यहाँ। एक तो फाह्यान,
जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और एक वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो कौन से ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय और फाह्यान हो जाते हैं? तो पहला में नहीं है, सॉरी यहाँ है, चौथा में फाह्यान, चंद्रगुप्त द्वितीय और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी। धनवंतरी थे, धनवंतरी क्या हुआ करते थे? धनवंतरी तो एक कह सकते हैं कि नवरत्न भी हुआ करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक नवरत्न भी हुआ करते थे और साथ में एक चिकित्सक भी हुआ करते थे। ओके, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे की बात करें तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। हालांकि राजा महाराजा का शासन था, उसको राजतंत्रात्मक ही कहेंगे। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण गुप्त शासन काल में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उसको दिनार कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिनार। ठीक है, और चांदी के जो सिक्के थे उसको रुपया कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना हो जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुमार संभव कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्त युग है। गुप्त युग में जो शासक हुआ करता था कुमार गुप्त, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या हुआ करती? ये बहुत पूछता है क्वेश्चन कि गुप्त काल में जो भू राजस्व यानी टैक्स का जो दर हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? तो उपज का वो 6वां भाग हुआ करता था। उपज का जो 6वां भाग हुआ करता था वही हुआ करता था। ओके, तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या हुआ करती थी? वो हुआ करती थी उपज का 6वां भाग। ओके, उपज का 1/6 भाग हुआ करता था भू राजस्व की दर। नगरों का क्रमिक पतन किस काल? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये गुप्त काल का ही हुआ करता था। नगरों का क्रमिक पतन हुआ था गुप्त काल में। किस वंश के शासकों ने मंदिर व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस वंश के शासकों ने मंदिर को गांव के गांव अनुदान दे दिए जाते थे या ब्राह्मणों को गांव के गांव दान में दे दिए जाते थे? तो किस काल में? तो गुप्त काल में। ऑप्शन ए सही हो जाता, ऑप्शन ए सही हो जाता है। दिल्ली के मेहरौली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ, दिल्ली का जो मेहरौली जगह है वहां पे कुवत उल इस्लाम मस्जिद है और उस प्रांगण में स्थित है लौह स्तंभ। लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ये किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त के स्मृति में है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, चंद्रगुप्त इन्हीं के स्मृति में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? ये पूछ रहा है। तो जो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र है वो 2 लोगों के प्रेम कहानी पे आधारित है। मालविका, एक हुआ करती थी मालविका और एक हुआ करते थे अग्निमित्र। अग्निमित्र एक राजा हुआ करते थे, हालांकि राजकुमार हुआ करते थे, और उन्हीं की नौकर की बेटी हुआ करती थी मालविका। मालविका से अग्निमित्र को प्रेम हो जाता है और वो उससे विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो उसी से संबंधित जो नाटक, हालांकि ये कथाएं हैं, नाटक हैं, वो संबंधित है। तो अग्निमित्र कौन हो जाते हैं? एक तो मालविका हो जाती है और एक हो जाते हैं अग्निमित्र। तो यहाँ कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था, वो था अग्निमित्र।
ठीक है, अग्निमित्र हुआ करता था। और नायिका की बात करें तो नायिका मालविका हुआ करती थी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसी का एक अभिलेख है जो प्रयागराज में है। प्रयागराज अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है और उसके सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उस अभिलेख में वर्णित है। अब बात करते हैं निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? यानी स्त्री पुरुष दोनों को बराबर का दर्जा मिला हुआ था और गुप्त शासन काल में ही हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाता है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? तो हूण बार बार गुप्त शासकों पे आक्रमण कर दिया करते थे जिससे वो विचलित था। और कहा जाता है कि गुप्त शासक का कमजोर होने का एक कारण भी जो था वो था हूणों का आक्रमण। हूण बार बार गुप्त शासकों पे आक्रमण कर देते थे जिसके चलते वो थोड़ा कमजोर पड़ गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो इनमें से मालविका अग्निमित्र ये तो कालिदास ने लिखा ही है, अभी हम लोग कुछ देर पहले इसकी चर्चा किए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास का नाटक है। और हो जाता है एक विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की ही नाटक है। लेकिन जानकी हरण ये कालिदास का नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कालिदास की जो ये नाटक है ये आप लोग को याद रखना होगा। एग्जाम में अक्सर पूछ दीजिए तो सिंगल क्वेश्चन के तौर पे पूछ दिए जाते हैं। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास का है। और विक्रमोर्वशीय ये भी कालिदास का ही नाटक है। अब आगे की बात करें, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता की गुफाएं जो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं जो हैं वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता गुफाएं हैं। और सेम वैसे ही गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और सेम वैसे ही बौद्ध धर्म से संबंधित एक और गुफा है, वो कौन सा हो जाता है? तो धार का बाघ गुफा है, वो है धार जिला में, मध्य प्रदेश के धार जिला में एक गुफा है जिसका नाम है बाघ। वहां पे ऐसी गुफाएं। अब बात करें गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया था। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो 319 से लेके 340 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था। तो वो तो कहीं नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता ऑप्शन ए सही हो जाता है। 319 से लेके 350 ईस्वी की अवधि तक गुप्त शासकों ने शासन किया था। ऑप्शन ए सही हो जाता है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त शासकों के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो ये भी हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाता है, बाल विवाह की प्रथा गुप्त शासकों ने ही शुरू की थी। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त होता है? गुप्तकालीन जो चांदी के सोने के सिक्के ढाले गए थे उसका सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भरतपुर में। भरतपुर का जो बयाना है, बयाना वहां पे बहुत अधिक मात्रा में पाए गए थे। अब बात करते हैं किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो वो था गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। अब बात करें गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो उस समय ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वो बहुत प्रसिद्ध था और यहीं से व्यापार हुआ करते थे। ताम्रलिप्ति, ठीक है, ये एक पतन यानी कि बंदरगाह हुआ करता था। तो वहां से उत्तर भारत से व्यापार हुआ करते थे। अब बात करते हैं गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के जो थे वो रुपयक कहलाते थे। रुपयक चांदी के सिक्के कहलाते थे। और सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो दिनार कहलाते थे। सोने के सिक्के दिनार के कहलाते थे। कसारपड़ की बात करें तो कसारपड़ हालांकि चांदी, सोना, तांबा, शीशा ये सब मिश्रण में जो सिक्का बनता था उसको कसारपड़ कहा जाता था। ये हालांकि अब देखिए कुषाण शासक जो हुआ करते थे वो कसारपड़ टाइप के सिक्के हमेशा जारी किया करते थे।
मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध किससे संबंध था? तो उसका संबंध था मिखरी से। मिहिर कुल जो था उसका संबंध मिखरी से था, मिखरी से। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एसएससी वगैरह में बना हुआ है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी सी। ठीक है, ऑप्शन नाम से जानिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ, कुतुब मीनार के निकट स्थित है लौह स्तंभ, वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ठीक है, क्यों खींच रहा है? वो इसलिए खींच रहा है क्योंकि वो उनकी जंग रोधक के कारण, ये बहुत पुराना गुप्त शासक के समय में बनवाया गया था ये लौह स्तंभ, लेकिन आज भी ये जंग रहित है, यानी इस पे जंग नहीं लगता है, इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान अपने तरफ खींचता है। ठीक है, इतने पुराना स्तंभ ये लौह स्तंभ आज तक जंग रोधक है, वहां पे जंग नहीं लगा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, यानी गुप्त काल से संबंधित भारत में मात्र 2 गुफाएं उपलब्ध हैं। उनमें से एक गुफाएं क्या हो जाती है? तो इनमें से एक अजंता गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। ठीक है, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है? यहाँ के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित भारत में 2 गुफाएं हैं, एक तो दे दिया है अजंता की गुफाएं, और दूसरा के बारे में पूछ रहा है कि वो गुफाएं कौन सी? वो गुफाएं हो जाती है बाघ गुफाएं, जो मध्य के धार जिला में है, मध्य प्रदेश के धार जिला में है। कहाँ पे है? तो धार जिला में। ओके, मध्य प्रदेश के धार जिला में है बाघ गुफाएं, और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करें परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ठीक है, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो वही जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था या कविराज कहा जाता। ठीक है, उसने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। वो कौन था? तो समुद्रगुप्त ही था, समुद्रगुप्त। अब बात करते हैं रेशम बुनकरों की श्रेणी। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस अभिलेख में मिलता है? यहाँ भैया जो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख में मिलता है, और ऑप्शन में तो मंदसौर है ही नहीं, मंदसौर नहीं है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी कहाँ पे मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में, मंदसौर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो है ये नहीं है, यहाँ पे है दसपुर शिलालेख, और जो दसपुर शिलालेख है इसी को मंदसौर अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। मंदसौर शिलालेख के नाम से दसपुर शिलालेख को भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। कई जगह देखिएगा तो दसपुर शिलालेख दे देगा, कई जगह मंदसौर शिलालेख दे देगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा आज का लगभग 56 क्वेश्चन समाप्त होता है गुप्त काल से, और ये सब के सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और कुछ क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।